नमस्कार। अब अध्ययन करेंगे शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में। जिस प्रकार एक बच्चा गर्भस्थ अवस्था में रहता है, शैशवावस्था में आता है, बाल्यावस्था में आता है, उसके बाद आपका किशोरावस्था में आता है, युवावस्था में आता है, प्रौढ़ावस्था में आता है, वृद्धावस्था में आता है। उसी प्रकार हर क्रिया की अपनी अवस्था होती है। वह क्रिया जब स्टार्ट होने को होती है तब तक नहीं होती जब आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव ना हो। जैसे कि एक शिशु के अंदर कोई जितनी भी प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार क्रिया को स्टार्ट करने की भी प्रक्रिया होती है, जिसको तत्पर अवस्था आप कह सकते हैं। उसको हम पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहते हैं कि बच्चा कुछ कर नहीं सकता लेकिन वह जो है वो करने के लिए आतुर है। वही चीज हमारी शिक्षण की पद्धति में होती है, क्योंकि हमको उसे एक बच्चे के विकास में सहायता के रूप में देना है, तो हम उसकी अवस्थाओं को भी बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक रूप से कह सकते हैं कि स्तरीकृत करते हैं। तो पहली अवस्था आपकी पूर्व क्रियात्मक अवस्था कही जाती है, जो हम क्रिया से पूर्व की अवस्था जिसको कहते हैं, जब हम कार्य करने की योजना बनाते होते हैं। दूसरी आपकी अवस्था है क्रियात्मक अवस्था, जिसमें हम क्रिया को कर रहे होते हैं। तीसरी आपकी जो अवस्था है वो आपकी पश्चात क्रियात्मक कह सकते हैं, आप उसको उत्तर क्रियात्मक कह सकते हैं। उस अवस्था में जो हमारा कार्य किया गया उसके जो परिणाम है, उसमें जो सुधार की आवश्यकता है, उसकी पुनः योजना की आवश्यकता है, वो सारी क्रियाएं यहाँ पर की जाती हैं। तो शिक्षण को एक बच्चे की तरह, उसके डेवलपमेंट की तरह अगर हम देखेंगे तो शायद हम अच्छी तरीके से, मतलब जैसे जिस प्रकार से एक शिशु का विकास हम करते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी शिक्षण पद्धति का भी नियमित रूप से विकास करना चाहिए। और उसके लिए प्रॉपर आपको प्लानिंग करनी चाहिए, प्रॉपर उसके जो टूल्स हैं, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, विधियां हैं, प्रविधियां हैं, शैली है, प्रतिमान है, सारी चीजों को हमको इंक्लूड करके चलना चाहिए। तो अब हम इसको रिविजन करने के पर्पज से यहाँ पर बिंदुगत रूप से देखेंगे। तो पहले आपकी जो अवस्था है शिक्षण की, वह आपकी पूर्व क्रियात्मक अवस्था कही जाती है। इसको तत्परता की अवस्था भी आप कह सकते हैं कि जब हम किसी कार्य को करने के या शिक्षण कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो हमारे कक्षा में एंटर करने तक की प्रक्रिया होती है। कक्षा के पूर्व जितनी, कक्षा में प्रवेश करने के पूर्व जितनी प्रक्रियाएं हैं वो हमारी पूर्व क्रियात्मक अवस्था है। उसके बाद जब हम कक्षा में एंटर करते हैं और अपनी क्रिया का मतलब आप कह सकते हैं प्रतिपादन करते हैं, क्रिया को पूर्ण रूप से शिक्षण को वहां पे हम करते हैं, बच्चे के साथ शिक्षण की व्यवस्था वहां पर स्थापित करते हैं, तो वो हमारी जो है आपकी मध्य क्रियात्मक, अंत क्रियात्मक आपकी अवस्था कही जाती है। इसके बाद जब हम शिक्षण कर लेते हैं तब जो हम फीडबैक लेते हैं, जो हम सुधार करते हैं, जो मूल्यांकन करते हैं, वो सारी हमारी पश्च क्रियात्मक अवस्था में आती है। यहाँ पर जब हम पूर्व क्रियात्मक अवस्था में हैं तो उसको अगर हम बिंदुगत रूप से देखें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पाठ्य वस्तु जो हमारा विषय है उसके पास पाठ्य वस्तु का चयन करते हैं, उसमें जिस प्रकरण को हमको पढ़ाना है उसका चयन करते हैं। अब हम उसके उद्देश्यों का निर्धारण एवं निर्माण करते हैं। कुछ उसके उद्देश्य जो सामान्य उद्देश्य हैं किसी भी विषय के, उसको हम निर्धारित कर लेते हैं कि हमें इन इन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। जैसे कि गणित है तो उसकी सृजनात्मकता, उसकी चिंतनशीलता, भाषा है तो उसकी मौखिक अभिव्यक्ति, इन सब चीजों को, ये तो आपके जो है निर्धारित करने वाली चीज है, क्योंकि सामान्य उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य उस प्रकरण पे आधारित होता है और हम उसका चयन करेंगे कि इस विषय वस्तु से बच्चा क्या क्या उसको अधिगम का प्रतिफल मिलेगा, तो उसका हम निर्माण करते हैं कि हाँ किस प्रकार से हमको करना है। इसके लिए भी बहुत सारी थ्योरीज है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और भी सारी उद्देश्यों के जो आपके सिद्धांत है उसको भी हमको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम प्लान बनाते हैं, जैसे कहते हैं लेशन प्लान बनाते हैं। तो लेशन प्लान बनाते हैं तो इसमें प्लानिंग करते हैं, उसको किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करना है, क्या क्या स्टेप्स होंगे, कैसे प्लानिंग होगी, कैसे हम स्टार्ट करेंगे, क्या हम पहला हमारी प्रस्तावना क्या होगी, इस सब चीजों का। ये जो आपकी प्रणाली जो ज्यादातर हम पढ़ते हैं, ये आपका स्मृति स्तर के शिक्षण से लेके आपके बोध स्तर तक की बात कही जा सकती है, क्योंकि स्मृति स्तर के शिक्षण में ही हमारी जो हर्बर्ट है उनकी पंचपदी प्रणाली है, उसका पहला आपका स्टेप है योजना निर्माण। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा जो रेगुलरली जो शिक्षण व्यवस्था चल रही है वो उसी पे आधारित चल रही है। उसमें कुछ चीजें मॉरिसन के बोध स्तर की भी आ जाती हैं। अब हम ध्यान देंगे, अब इसका हमने चरणबद्धता कर दिया। अब हमको एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल बिहेवियर टर्म आता है। तो टर्मिनल बिहेवियर जो है आपका, टर्मिनल बिहेवियर आपके पूर्व ज्ञान से संबंधित है कि किस प्रकार से हम उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ के हम अपने जो नवीन ज्ञान है उसका वहां पर प्रस्तुतिकरण करते हैं। जिसके लिए प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई रोचक कथा या कहानी सुनाई जाती है, तो ये सारी चीजें हमको पहले से डिसाइड करनी है। हम कक्षा में जाने के बाद नहीं डिसाइड करेंगे, हम पहले से डिसाइड यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद हम जो शिक्षण के तत्व हैं उनका निर्धारण
करेंगे। अब आपने कंटेंट निर्धारण कर लिया, उद्देश्य क्या प्राप्त कर लिया, लेकिन उनको प्राप्त करने का रास्ता क्या होगा, मतलब कौन सी विधि, आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, प्रयोगात्मक, व्याख्यान, जो भी विधि आपको वहां पे जो विधि आपको चूज करनी है, कौन से सूत्र हुए, सरल से कठिन हुए, आपका विशिष्ट से सामान्य हुए, जो सूत्र आपको करने हैं, जो व्यू रचना शिक्षण की लेनी है, इसके अलावा कौन सी प्रविधि, कौन से आपके प्रतिमान, कौन से सिद्धांत, आप जिस भी चीज के प्रकार से उस प्रकरण को ज्यादा अच्छे तरीके से आप बच्चे को समझा सकिए या उसको उसका अवबोधन करा सकिए, उसको प्रयोगात्मक रूप में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, तो वो सारी चीजें हमको यहाँ पे निर्धारित करनी। इसके अलावा हम जो स्टार्टिंग का मूल्यांकन का तत्व है वो भी निर्धारित कर देते हैं, हम मानदंड का भी निर्धारण कर लेते हैं कि हमको इस मानदंड पे यहाँ पर इस प्रकार से प्रक्रिया करनी है। ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन पहले नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, क्रिया जैसे शुरू होती है वैसे ही हम सतत मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम संसाधन कौन कौन से होंगे, मानवीय संसाधन में जैसे हम हैं, स्टूडेंट्स हैं, और भी चीजें हैं जो हमको जिनकी आवश्यकता, जैसे दल शिक्षण कर रहे हैं तो कई लोगों के साथ मतलब 2-3 टीचर करते हैं। आप जिस भी संसाधन का प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे ये तो यूजुअली आपका डस्टर है, चौक है या मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, ये सारी चीजों के अलावा जो आप TLM यूज करेंगे, जो मॉडल्स यूज करेंगे, जो आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, PPT यूज करेंगे, उन सब का भी हम निर्धारण पहले से ही कर लेते हैं। जो बुक्स के अलावा जो आप जितनी भी चीजों का आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उन सबको भी हम पहले से निर्धारित कर देते हैं। ये भी आपकी पूर्ण क्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। तो ये इस प्रकार से जितनी प्लानिंग, जो भी चीजें हमको करनी है उस सब को, जैसे कि हमको जो भी फूड प्रिपेयर करना है, हमको जो भी खिचड़ी बनानी है, तो हम पहले से ही सब कुछ तुल धार काट पीट सब चीज इकट्ठे रख देते हैं कि हमको इस टाइम पे ये चीज करनी है, इस टाइम पे ये चीज करनी है। वैसे ही शिक्षण में भी हम ऐसी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन का आपका ये स्तर होता है कि पूर्व क्रियात्मक स्तर। इसके बाद हम आते हैं मुख्य या मध्य या आप कह सकते हैं अंत क्रियात्मक। इस तरह की जैसे आपने फ्लेंडर का भी पढ़ा है, फ्लेंडर का भी सिद्धांत है, और भी बहुत सारे शिक्षण के प्रतिमान है, आप बेसिक प्रतिमान है आपका, तो ग्लेसर का है, वो सारी चीजें जैसे हैं उसी प्रकार से ही हम इसको मतलब नॉर्मल वे में देख रहे हैं। सबके सिद्धांत के अनुरूप अलग अलग तरीका है, लेकिन हम अगर नॉर्मली देखें कि हमको अंतःक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या चीजें करनी होती हैं, तो जैसे ही हम क्लास में एंटर करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कितने बच्चे आए हैं, कौन कौन से बच्चे आए हैं, हमारी कक्षा का परिवेश कैसा है, शोर तो नहीं हो रहा है, मेंटली प्रिपेयर कैसे हमको करना है। तो जो हम रणनीति बना चुके हैं, जैसे योजना बना चुके हैं, उसमें जो हमको तात्कालिक जो चेंजिंग करनी है परिवेश के अनुरूप, वो चीज हम करते हैं। तो इसके लिए एक अच्छा परिवेश, आकार, अनुभूति, वातावरण, धारणा, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। इसके अलावा काल निष्पादन देखा जाता है। काल जो हम शिक्षण कर रहे हैं उसमें उद्दीपक का प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, पृष्ठपोषण कैसे मिलेगा हमको, फीडबैक कैसे मिल रहा है, तो ये सारी चीजें होती है। शिक्षण युक्ति का विस्तार जो भी हमने निर्धारित किया है उसका करेंगे। शिक्षण मतलब आप करेंगे वहां पे किसी भी जो भी आपने योजना बनाई है उसका प्रयोग करेंगे। इसके अलावा छात्र निदान करेंगे, जिसमें प्रत्यक्षीकरण, आपका प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया है, आपका सोपक्रम की प्रक्रिया है, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, ये सारी प्रक्रियाएं, तो उसमें छात्र से भी आप इंटरैक्ट करते रहेंगे और साथ में अपना एक तरह से एक स्वस्थ और कह सकते हैं आनंददायक वातावरण आपको यहाँ पर निर्मित करना है। पुनर्बलन का प्रयोग करना, अभिप्रेरणा का प्रयोग करना, मूल्यांकन में सतत मूल्यांकन यहाँ पर करते रहना है आपको। फॉर्मेटिव जो आपका असेसमेंट होता है, और अधिगम के लिए मतलब जो अधिगम हो रहा है उसको और अच्छे से होने के लिए अधिगम के लिए आकलन यहाँ पर टर्म आता है, यहाँ पे आपको करते रहना है। इसके बाद अब जब हम ये सब मतलब मुख्य शिक्षण कर लेते हैं तो हमारी आती है उत्तर क्रियात्मक या पश्च क्रियात्मक अवस्था। उसमें हमको ध्यान देना है क्या करना है। यहाँ पे जो आपका मानदंड जो बना है उसका मानदंड व्यवहार एवं परिवर्तन, उसमें जो शुद्धता है उसका हम प्रयत्न करते हैं उत्तर में। ये परिणाम आधारित होता है जो हमको दिख रहा है। अब मूल्यांकन करेंगे, जो व्यापक मूल्यांकन है हमारा समेटिव है, और अधिगम का जो अधिगम हुआ उसका मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद हम वास्तविक जो व्यवहार परिवर्तन हुआ उसका आकलन करेंगे। प्राप्त परिणाम से हम अपनी नीतियों में सुधार करेंगे, उसका निर्धारण करेंगे, पुनर्विचार करेंगे। व्यवहार का दिशा निर्देशन जो जिस प्रकार से हमको दिख रहा है व्यवहार परिवर्तन, उसका करेंगे। प्रतिपुष्टि कर लेंगे, फीडबैक लेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुनर्योजना बनाएंगे अगले के लिए। तो ये आपके मुख्य स्टेप्स होते हैं आपके शिक्षण के कि शिक्षण की 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से। कैसे हम कक्षा में जाने से पूर्व की तैयारी, कक्षा के दौरान, और कक्षा में क्रिया करने के पश्चात हमको क्या क्या करना है, ये भी। इसमें आपका निर्देशन परामर्श भी आ जाता है। अगर बच्चे का कोई समस्या है, भाई चाहे आप पढ़ा रहे हो ध्यान नहीं दे रहा, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, किस प्रकार से आपको करना है, या कुछ प्रॉब्लम है, कोई अचानक जो कंडीशन आ गई आपकी, तो वो भी अंतःक्रियात्मक में आ जाती है। यहाँ पे
क्रियात्मक में हम रिमेडियल टीचिंग देते हैं, उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक रेगुलर वे में आपका स्टेपिंग है। बाकी अगर सिद्धांतों के अनुरूप देखेंगे तो सब उसके अलग अलग सब सिद्धांत सबने प्रतिपादित किए और उसके अनुरूप अलग अलग व्यवस्था है कि किस प्रकार कौन सी चीज़ पहले करनी, कौन सी चीज़ बाद। लेकिन एक रेगुलर टीचिंग जो अभी हमारी ट्रेनिंग है जो चल रही है, उसकी हमने यहाँ पर चर्चा की और समझने का प्रयास किया कि अवस्थाएं क्या होती हैं। तो मुख्य रूप से अवस्थाएं 3 होती हैं जो हम शिक्षण के पूर्व या शिक्षण के दौरान या शिक्षण के बाद करते हैं। अब वो आपका डिपेंड करता है कि आप किस स्टेपिंग जो उसका जो श्रृंखला है, कौन सी चीज़ें आप किस प्रकार से करते हैं, या आपको अपने जो वहाँ पे विवेक है आपका, जो वहाँ पे उत्पन्न होगा बच्चों की कंडीशन देख के, उसके अनुरूप करना होता है कि क्या आपकी तत्कालिक समस्याएं हैं और किस प्रकार से आपको चेंजिंग करके उसको मॉडिफाई करना है। इसी के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।